वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनका है चिंतन शुभ यही कैसे हो मानव सुखमय। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमय। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, सबके सुख की कामना रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ है तो निश्चित योजना। पूजता उन्हें तो जिनसे है सुशोभित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। प्रकाश ज्योति से भरा, प्रकाश ज्योति से भरा। ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए। आओ ज्ञान के दीप जलाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को। ऊंचे उठे और छू ले गगन को। सवेरे की
ज्ञान के दीप जलाए। सागर हमारे दिलों में समाए, तूफान हमारे इरादों में आए। मन में हमारे ज्ञानोदय हो, जहाँ से भी गुजरे उजाले रचाए। आओ ज्ञान के दीप जलाए। आशा की झिलमिल को रोशन बनाए। आओ ज्ञान के दीप जला। जैसे आप सबने ये गीत आपने सुना होगा और शायद आपके दिल को भी छू गया होगा। इस गाने में कहा है कि आए ज्ञान के दीप जलाए। तो हमारी दीपावली तो नज़दीक आ ही गई है, तो मैं सबसे, जैसे हम इस राह पर तो चल ही रहे, तो मैं सबको कहना चाहूँगी कि आप सब भी जो इस गाने को मर्म को समझ पाए हैं, तो आज हम सब यहाँ मिलकर ज्ञान के दीप जलाने की बात करेंगे। ज्ञान के हम जलाते दीप तो जलाते हैं, सभी जलाते हैं, पर ज्ञान के दीप जलाने हैं। ज्ञान के दीप जलाएंगे तो सभी जगह हम जहाँ जहाँ जाएंगे बिना दियों के भी उजाला हो जाएगा। तो हमें ज्ञान के दीप जलाने हैं। और जैसे कि आज हमारे भुलका इंग्लिश मीडियम की प्रस्तुति है, तो हमारी अभी पहली प्रस्तुति है। एक छोटा सा हमने नाटक तैयार किया है। हमारे जो आप सभी भाई बहनों ने, जैसे आपकी प्रस्तुति में विद्या के बारे में, गुरु शिष्य का संबंध आप सबने लिया था और समझाया था, इस बार हमने उस संबंध को तो आप सब समझ ही रहे हो, तो और ये भी समझ ही रहे हो क्योंकि आप सब उसमें जी रहे हो, पर कहीं हमें उसमें झांकने की ज़रूरत है और हमारे संबंध को सही से सब पहचानने की ज़रूरत है कि हम कैसे जी रहे हैं। पति पत्नी का संबंध हम कैसे जी रहे हैं, क्योंकि ये पति पत्नी का जो संबंध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। अगर हम इसे अच्छे से पहचानेंगे तो इससे हम परिवार के साथ साथ समाज और समाज से व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे। तो मैं प्रिंसी दीदी, रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, प्रिंसी दीदी, निर्जा दीदी, अंजलि दीदी, रिया दीदी, नेहल दीदी को निवेदन करूंगी कि आके आपका जो नाटक की प्रस्तुति है उसकी शुरुआत करें। घर का माहौल। पत्नी सब्जियां काटते काटते अपने बच्चों को बैठक रूम में पढ़ा रही है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। पत्नी दरवाजा खोलने जाती है। पति ऑफिस से घर आता है। पत्नी पति का बैग दरवाजे पर ही ले लेती है और रसोई में पानी लेने चली जाती है। पति सोफे पर बैठकर अपने जूते निकालता है और बच्चों से बातें करता है। क्या पढ़ाई हो रही है बेटा? कल से मेरी परीक्षा शुरू हो रही है और पहला पेपर गणित का है। अच्छा, तो हो गई तैयारी? कहाँ पापा, अभी तो एक पूरा पाठ समझना बाकी है।
क्यों? अरे पिछले हफ्ते जो मैं बीमार हो गया था ना, तो मेरी छुट्टियों की वजह से मेरा सीखना ही बाकी रह गया। और पिछले इतवार को माँ को आपने कहा था ना कि हमारे घर की वो लोन वाली फाइल जो नहीं मिल रही है उसे ढूंढ निकाले, इसलिए माँ को भी मुझे सिखाने का समय नहीं मिला। तो वह आपको दूसरे दिन भी तो सिखा सकती थी। परंतु माँ को और भी कहीं घर के काम होते हैं जिससे उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। छोड़ो, यह सब उसके न करने के बहाने हैं। तभी पत्नी चाय का कप लेकर आती है और सुन लेती है। हाँ हाँ, मेरे लिए तो आपने एक झूले लगा कर रखा है ना, जो मैं पूरा दिन झूला खाती रहूंगी। एक दिन घर पर रहकर देखो मैं कौन से काम नहीं करती हूँ। दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी घर जाकर एक पल का भी चैन नहीं है। बस तू मैं शुरू हो जाती है। मैं भी तो पूरा दिन घर संभालती हूँ, बच्चों का ध्यान रखती हूँ, पर तुम्हें लगता है जैसे मेरा काम कोई काम ही नहीं है। तुम्हें तो बस शिकायत करनी आती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जब देखो तब मुझे ही दोष देती हो। बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अरे आप दोनों वापस बहस करने लगे। मैं कितनी बार आपको समझाऊं कि जब आप झगड़ते हो तो मुझे एक अजीब सा डर लगने लगता है, अजीब सी बेचैनी महसूस होती है और मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मैं रिधम को लेकर अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, आप दोनों झगड़ते रहो। तो पिला दी ना अच्छी चाय मुझे। अब तुम अकेले ही बैठी बैठी चाय पीती रहो। आप मेरी भावनाओं को कभी समझते ही नहीं हो। जब देखो तब ढिंडोरा पीटते रहते हो कि सब कुछ आप ही करते हो, मैं तो कुछ करती ही नहीं। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। वातावरण में तनाव कम होता है। पत्नी दरवाजे पर जाती है तो पति के जिगरी दोस्त आशीष भाई और उनकी पत्नी नीरजा भाभी को दरवाजे पर आए हुए देखती है। आशीष भाई और नीरजा भाभी आइए। दोनों अंदर आते हैं, सोफे पर बैठे हैं और पत्नी रसोई में पानी लेने चली जाती है। कैसे हो भाई? और आज आपको भाभी को लेकर आने की फुर्सत मिल गई? हाँ, आज आपके भाई को फुर्सत तो मिल ही गई। कैसी हो नीरजा भाभी? बस सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आनंद ही आनंद है। आप दोनों को कल ही मैंने याद किया था और देखो आप आज आ गए। अरे भाभी, आज तो मैं आप लोगों को मेरे घर आमंत्रण देने आया हूँ। कैसा आमंत्रण? हमारी गुड़िया आपको, रिया और रिधम को एक हफ्ते से याद कर रही थी। सोचा कि क्यों ना हम ही कल रात का खाना हमारे घर साथ मिलकर खाएं। बहुत अच्छा विचार है, हम सब जरूर आएंगे। रिधम और रिया दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं? अरे वो दोनों पड़ोस में उनकी सहेली के घर पढ़ाई करने गए हैं। क्या करूँ, रोज रोज की चिक से परेशान हो गई हूँ। जब देखो तब आदेश देते रहते हैं, खाना परोसूं तो ये अच्छा नहीं बना, वो फीका है, इसमें तेल ज्यादा है। कुछ ना कुछ कमियां निकालना उनका स्वभाव ही हो गया है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पूरे दिन घर में होती हो, फिर भी 2 वक्त का खाना अच्छे से नहीं बना सकती। और आपको रिधम की किताबें और रिया की दवाइयाँ लेने बोलती हूँ तो हर बार भूल जाते और मुझे ही रात को लेने जाना पड़ता है। नीरजा भाभी, कल रिधम की परीक्षा है और अभी तक अंजलि ने उसको एक पूरा पाठ नहीं समझाया है। बोलो अब कल वो अपनी परीक्षा में क्या करेगा? जहाँ समझ नहीं वहाँ संबंध नहीं। जब पति पत्नी एक दूसरे की पात्रता और योग्यता को पहचानते नहीं तब असंतोष व भ्रम पनपता है। तुम दोनों इतना क्यों झगड़ते हो? असल में समस्या समझ की कमी है। तुम दोनों एक दूसरे के योग्यता और पात्रता को नहीं पहचान पा रहे हो, यह भ्रम दुख लाता है। नीरजा भाभी, मैं घर और बच्चों के लिए जी जान लगाती हूँ, पर अमित जी कभी मान ही नहीं देते। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये हाल है मेरा। मैं इतना काम करता हूँ ताकि घर चल सके, सबकी ज़रूरतें पूरी हो और हम सब खुश रहे। तो क्या सिर्फ पैसे से ही संबंध निभाया जा सकता है? तुम्हारे पास मेरे और बच्चों के लिए समय ही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करता ही नहीं। सच कहूँ तो तुम्हारी नज़रों में मेरी मेहनत का कोई मूल्य ही नहीं है। दोनों नाराज होकर चुप हो जाते हैं। माहौल में ठंडापन आ जाता है। पारस्परिक समझ की कमी और भ्रम के कारण दुख और परेशानी है। विश्वास और सम्मान की जगह शंका और आरोप है। अमित और अंजलि, आप दोनों शांत हो जाओ।
एक दूसरे के लिए पहले तो विश्वास का होना आवश्यक है, जो अभी भ्रमवश आपको एक दूसरे के लिए नहीं है। आप दोनों पूरा दिन एक दूसरे के लिए मेहनत करते रहते हो ताकि आपका दाम्पत्य जीवन खुश में रहे, पर आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो और सारा वक्त बहस करने में लगा देते हो। बिल्कुल, आप दोनों हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहते हो, दूसरे के काम के प्रति कोई सम्मान और विश्वास ही नहीं करते। यही आपकी सबसे बड़ी नासमझ है। आपकी असल समस्या यह है कि आप एक दूसरे की योग्यता और पात्रता का सही मूल्यांकन नहीं कर रहे हो। सही कहा, वस्तु का मूल्य वस्तु से और व्यक्ति का मूल्य उसकी योग्यता और पात्रता के अनुसार करना ही सही वास्तविकता है। हाँ, और जब अंजलि घर और बच्चों का ध्यान रखती है, यह उसकी योग्यता है। जब मैं इसे स्वीकार करता हूँ और उसे उसमें समर्थन देता हूँ, तो वह उसकी पात्रता है। जब हम दोनों एक दूसरे की योग्यता को पहचान कर पात्रता के अनुसार सम्मान देंगे, तभी हमारा संबंध सुखमय बनेगा। बिल्कुल सही कहा। पति पत्नी जब एक दूसरे की क्षमता को समझकर विश्वास और सम्मान के साथ सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। पति पत्नी शरीर से दो पर व्यवहार से एक होने चाहिए, तभी दोनों के संबंध में मजबूती आती है और अपने जीवन की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। मैं कितनी गलत थी। मैंने ये मान लिया कि विवाह सिर्फ घर संभालने का नाम है, परंतु ये तो विश्वास और अपनेपन में जीने का संबंध है। उसे मुझे पहचानने में थोड़ी देर हो गई। इसलिए अंजलि, तुम हमेशा मुझसे सम्मान की आशा लगा कर रहती थी, परंतु मैं तुम्हें भला बुरा कहकर तुम्हारी क्षमता पर शंका करता था। और आप मुझ में आपके प्रति विश्वास और स्नेह को ढूंढते रहे, पर मैं आपको हमेशा बिन जवाबदार मानती रही। इसलिए जब पति पत्नी के संबंध में विश्वास और सम्मान होता है, तो जीवन के हर कठिन चरण आसान हो जाते हैं। हम दोनों को अपनी अपनी योग्यता और सीमाओं को समझकर साथ जीना चाहिए। हाँ, और जब हमें यह स्वीकृति और विश्वास होता है, तब दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक चलता है। हम दोनों की योग्यताएं अलग अलग हैं, जैसे कि मैं स्वादिष्ट खाना बना सकती हूँ और आप? मैं तो बस उसका स्वाद चख सकता हूँ। यही तो साझेदारी है। हाँ, यही स्वीकृति है, अपनी अपनी भूमिका समझकर साथ जीना। तो देखा आपने, पति पत्नी जब एक दूसरे को विश्वास से देखे, सम्मान से स्वीकारे, स्नेह और विश्वास से जिए, तो उनका जीवन सचमुच में दो शरीर और एक मन बन जाता है। तो आपने ये नाटक आपने सुना और आपने महसूस किया होगा कि बहुत अच्छी बात है जो हमने आज तक उसको जाना नहीं है और उसको समझा नहीं है। ये बात उन्होंने इस छोटे से नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया आपके सामने। तो हमें हमारे जो संबंध, हमारा पति पत्नी का जो संबंध है, उसे हमें पहचानना होगा, क्योंकि परिवार एक ऐसी इकाई है कि जो बहुत परिवार से ही समाज बनता है और समाज से व्यवस्था बनती है। तो अगर परिवार में ही कलेश होगा, नासमझी होगी, तो फिर समाज में भी यही सब रहेगा और उससे व्यवस्था में भी हम भागीदारी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि पति पत्नी दो शरीर और एक मन होते हैं। तो दो शरीर और मन यानी व्यवहार में एक होते हैं। तो हमारा आज क्या, हम क्या व्यवहार में एक होते हैं? नहीं होते। व्यवहार में एक नहीं होती, इसीलिए भी अनबन बनती है और यही अनबन हमारे बच्चों पे रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए जो भी पति पत्नी नासमझी में यह सब करता है, वही सब उसके बच्चे भी देखते हैं और यह सब बच्चे भी सीखते हैं। और इसी तरह हम छोटे बच्चों को भी यही सब सिखा देते हैं, ना चाहते हुए भी हम सिखाते हैं। फिर हम बताना चाहते कि हमें आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, पर वो कैसे होगा? उसने आपको ये सब करते हुए देखा है। तो आगे की प्रस्तुति हमारी है शेयरिंग की। तो उसके लिए मैं वर्षा मैम को बुलाऊंगी।
જય શ્રી કૃષ્ણ. તમને બધાને મારા નમસ્તે. હું વર્ષા કેવલાણી ફ્રોમ ભૂલકા ઇંગ્લિશ મીડિયમ. સૌપ્રથમ તો હું એ કહીશ કે હું આ પૂરી ભૂલકા પૂરી એન્જલ્સ ફેમિલીની સામે ફર્સ્ટ ટાઈમ બોલી રહી છું. તો મારાથી કંઈ ભૂલચૂક થાય તો મને માફ કરશો, કેમ કે હું આટલા સ્ટેજ પર મને સ્ટેજ ફિયર છે થોડો, તો ક્યારે પણ સ્ટેજ પર બોલી નથી. તો મારાથી કંઈ ભૂલચૂક થાય તો મને માફ કરશો. હું આ સ્કૂલ વિશે જર્ની કહીશ કે હું આ સ્કૂલમાં મને જોઈનિંગ કરે 4th યર રનિંગ છે. બટ એઝ અ પેરન્ટ હું આ સ્કૂલમાં કાફી વર્ષોથી કનેક્ટ છું. મારા બંને બાળકો આ સ્કૂલમાં જ ભણી ગયા છે. કોમર્સ ડિપાર્ટમેન્ટના જે સર ટીચર્સ છે, મહેશ ભૈયા છે, પછી સ્મિત ભૈયા છે, ઉપાસના મેડમ છે, સતીશ ભૈયા છે, એ બધા મને કાફી વર્ષોથી ઓળખે જ છે. તો એઝ અ પેરન્ટ હું આ સ્કૂલમાં કાફી વર્ષોથી કનેક્ટ છું. બટ આ સ્કૂલમાં આ સ્કૂલમાં હમણાં મારે 4th યર રનિંગ છે. તો મારા ફર્સ્ટ યરના એન્ડિંગમાં જ જીવન વિદ્યા વિશે હું કહીશ. તો ફર્સ્ટ યરના એન્ડિંગમાં જ જીવન વિદ્યાના સ્ટાર્ટ થઈ ગયા હતા જીવન વિદ્યા. તો હું જીવન વિદ્યા જોડે પહેલેથી જ અટેચમાં છું. તો જીવન વિદ્યાના મેં સેશનને એમની શિબિર પણ અટેન્ડ કરેલી છે. તો જીવન વિદ્યા વિશે મને થોડું ઘણું જે સમજમાં આવ્યું એ હું તમારી આગળ શેર કરીશ. આમ તો હું જીવન વિદ્યાની પહેલાં બીકે મીન્સ બ્રહ્માકુમારી સંસ્થામાં 2-3 વર્ષ સુધી હું ગયેલી. તો એ વિચારો તો મારા માઇન્ડમાં હતા જ, એટલે મને સ્ટાર્ટિંગમાં કોઈ એટલું હાર્ડ ના લાગ્યું. એટલે મને જે બીજાને ટફ લાગતું હતું એટલું મને કોઈ એટલું પણ એ શબ્દો મને અઘરા નહોતા લાગતા. તો મને એ વિચારો જોડે મને ગમતા હતા એ વિચારો, અને હું અટેન્ડ કરવામાં પણ મને આવતી હતી, અને એના મિસ કરવામાં કોઈ એવું કરતી ન હતી. તો જીવન વિદ્યા વિશે મને જે શિબિરમાં સુરેશ ભૈયાની શિબિર છે કે પછી સેટરડેમાં મને જે પણ કોઈ પોઈન્ટ્સ મને ગમ્યા એના વિશે હું કહીશ. તો લાસ્ટ ટાઈમ જે સુરેશ ભૈયાની શિબિર હતી એમાં એક નોટપેડ આપવામાં આવી હતી. તો એના કારણે થોડો ફાયદો થયો કે એમાં મેં થોડા પોઈન્ટ્સ નોટ ડાઉન કર્યા હતા. તો જ્યારે મને નૈના મેડમે કીધું કે તમને શેરિંગ કરવાનું છે, તો મેં આટલા દિવસ તો મેં એ ઓપન નથી કરી, પણ મેં એ ઓપન કરીને એ બધા જે પોઈન્ટ્સ હતા એ મેં રીડ કર્યા. એમાંથી મને 2-3 પોઈન્ટ્સ ગમ્યા, તો એ હું તમારી આગળ શેર કરીશ. તો એમાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે કે એક મને એ સૌથી વધારે ગમ્યો, એ છે નિશ્ચિત આચરણ ही नियम है, हर क्रिया नियम से ही नियंत्रित है. निश्चित आचरण ही नियम है, हर क्रिया नियम से ही नियंत्रित है. તો નિશ્ચિત આચરણ ही नियम है એનો જે ફર્સ્ટ લાઈન છે એનો મિનિંગ એમ થાય છે કે નિશ્ચિત આચરણ મતલબ ફિક્સ્ડ પેટર્ન, કે બધાની બ્રહ્માંડમાં જે પણ વસ્તુ છે એ બધાની ફિક્સ્ડ પેટર્ન છે. જેમ કે સૂરજ છે પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે, પશ્ચિમમાં આથમે છે, ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ છે, કે પછી ઋતુઓ છે એ ઋતુઓ ચેન્જ થતી રહે છે. કોઈ પણ ઇન્સાન ગમે એટલું પણ ચેન્જ કરવા ઈચ્છે તો એ ચેન્જ નથી કરી શકતા, અને અગર કરવા જાય તો પણ અસ્વસ્થ થઈ જાય છે. તો એવી રીતે માનવ સ્વભાવ જે માનવ છે એમનું પણ નિશ્ચિત એમના માટે પણ નિશ્ચિત નિયમ છે. જેમ કે આપણે બધા જે ઇન્સાન છીએ આપણને પ્રેમ જોઈએ, સત્યતા જોઈએ, સુખ જોઈએ, શાંતિ જોઈએ, એ બધા માણસને જોઈએ જ છે. તો આપણે આપણા નિયમોમાં પણ અગર આપણે ચેન્જ કરવા જઈએ, જેમ કે આપણને ખબર છે કે કોઈ આપણે સારું કામ કરશું તો આપણને સુખ મળશે, અને ખરાબ કામ કરશું દુઃખ મળશે, ખોટું બોલશું તો આપણને દુઃખ મળશે. તો આપણે એ નિયમો પ્રમાણે અગર આપણે ચાલીએ તો આપણે જીવનને સુખ અને શાંતિથી વર્તી શકીએ, જીવન આપણું સુખમય બની રહે. તો આ બધાનો સુખ દુઃખ, આ બધા જે સુખ દુઃખ છે એ આપણા આચરણ પર જ હોય છે. તો નિશ્ચિત આચરણ ही नियम है, हर क्रिया नियम से ही नियंत्रित है. એ વાક્યને અનુસંદર્ભમાં આપણે ચાલીએ તો આપણે આપણું કાર્ય આપણે સુખ શાંતિથી જીવી શકીએ. તો એ એક પોઈન્ટ મને બહુ જ ગમ્યો હતો. અને બીજો એમાં એક પોઈન્ટ હતો કે जितना समझ आता है उतना ही दिखता है, जितना समझ आता है उतना ही दिखता है. जीना संघर्ष नहीं है, बट जीना समझ न आए वो संघर्ष है.
मीन्स कि हमें जितना समझ आता है, हमें पता है कि हाँ झूठ बोलना खराब बात है, तो भी हम कभी कभी झूठ बोल देते हैं। चोरी करना अच्छा बात नहीं, तो भी वो करते हैं। बट हमें पता होता है, बट हम समझ नहीं पाते। तो जितना हमें समझ आता है वही हमारे व्यवहार में दिखता है। तो हमें जैसे कि अभी ही एक प्ले हुआ था, उसमें पति पत्नी का जो रोल था, तो उसमें पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। वो भी समझ के संदर्भ में ही था, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाए, तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। तो यही कि जितना समझ आ, तो हमें सब समझ के, अगर हमें पता है तो हमें वो समझ के, अगर वो हमारे व्यवहार में हम धीरे धीरे उस पर व्यवहार में करेंगे, तो हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, सबको सुख मिलेगी, शांति मिलेगी। और हमें पता है कि मधुर बोलना भी अच्छी बात है, तो हमें मधुर बोलना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो हमारी लाइफ आसानी से हम जी पाएंगे। दूसरा कि मैं एक वो बात बताना चाहूँगी कि जो ये सतीश भैया, गिरीश भैया है, और जेवी के जो भी जेवी का जो स्टाफ है, जो ये सब कर रहा है जेवी के लिए, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो જેમ કે આ બધું કામ કરી રહ્યા છે, તો આ બધું કામ સારું જ કામ કરે છે ને, અને જે એ સેલ્ફલેસ, વિધાઉટ સેલ્ફલેસ એ બધા સમાજ પ્રત્યે જે જીવન બધાની જવાબદારી નિભાવે છે ને, બધાને આ હેપી લાઈફ બને એના માટે એ જે કામ કરી રહ્યા છે કે સ્કૂલમાં બધા ટીચર સ્ટાફને પણ એમનો ટાઈમ કાઢીને એમના માટે પણ એ લોકો જીવન વિદ્યા કે બધાની લાઈફ સારી બને, પ્લસ એ લોકો શિબિરોમાં પેરેન્ટ્સને પણ બોલાવીને એ બધાને પણ કે પૂરા ડીસામાં જે પેરેન્ટ્સ હોય કે રિલેટિવ્સ હોય એમને પણ બોલાવીને જીવન વિદ્યા વિશે જે એ લોકો બધું જ્ઞાન આપે છે, એ બહુ સારું જ કામ કરે છે। તો એના બદલ પણ હું એમને થેન્ક યુ સો મચ કહીશ કે એ લોકો આટલું બધું સારું કામ કરી રહ્યા છે। પ્લસ હું મારી જે ફુલકાનો સ્ટાફ છે એના પ્રત્યે પણ થોડું કહીશ કે મારો ભૂલકાનો સ્ટાફ છે એ પણ બહુ હેલ્પફુલ છે। અમારે બધામાં યુનિટી બહુ છે, ક્યારે પણ અમારે કંઈ પણ કામ હોય કે કોઈ પણ એવું હોય તો બધા એક થઈ જાય છે। અમારે એવું નથી કે જે સેક્શનમાં જે ટીચર હોય એમને એનું જ સંભાળવાનું, બટ ક્યારેક ક્યારેક કોઈ ટીચરની બીજી હેલ્પ હોય છે તો બીજા ટીચર્સ હેલ્પ માટે આવી પણ જાય છે। અને જેમ કે મારે હમણાં લાસ્ટ ટાઈમ જ મારો સબ્જેક્ટ મેથ્સ હતો, તો મારે ઘણું બધું ચેકિંગ ને હતું, તો એમ પેન્ડિંગ રહી ગયું હતું કેમ કે લેન્ધી સબ્જેક્ટ હતો। તો મારા પૂરા સ્ટાફે મને હેલ્પ કરી હતી, જેમાં જે ટીચર્સ ફ્રી હતા, નોટ ઓનલી ટીચર્સ બટ ઓલ્સો નૈના મેમ હેલ્પ મી sometimes. So thank you so much to my Bhulka staff and Naina madam, and થેન્ક યુ સો મચ ટુ ઓલ કે તમે મને શાંતિથી સાંભળ્યા। હું બોલવાનું તો ઘણું વિચારી આવી હતી પણ હું ભૂલી ગઈ, એટલા માટે થેન્ક યુ સો મચ ટુ ઓલ। બીજું કે લાસ્ટમાં આપણે દિવાળીના અવસર પર મળ્યા છે, તો એના હું વિશ કરીશ, વિશ યુ હેપી દિવાળી એન્ડ હેપી ન્યૂ યર, એન્ડ I wish you all brings lots of light, love and happiness. Again, wish you a happy Diwali and happy New Year. Jai Shri Krishna to all. प्रिंसी मैम, अब मैं प्रिंसी मैम को बुलाऊंगी। वो आज शेयरिंग नहीं कर रहे, बट थोड़ा सा उन्होंने पोएटिक फॉर्म में एक कविता के रूप में छोटा सा रेडी किया है, तो आज हम सुनेंगे उनको। बहुत छोटी है और अभी हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो हमें उसका भी मतलब दुख तो है जाने का, बट अच्छा भी, मतलब ऐसे दुख है कि वो छोड़ के जा रहे हैं, पर एक खुशी भी है क्योंकि वो अपने ससुराल जाएंगे शादी करके और अपना नया जीवन प्रारंभ करेंगे। हेलो, जय श्री कृष्ण। आज मैंने मेरे सारे स्टाफ के लिए एक छोटी सी पोइट्री लिखी है। एक पोइट्री मेरे सारे साथियों के नाम। आज आखिरी दिन है, दिल थोड़ा सा भारी है, पर मुस्कान अभी भी बाकी है क्योंकि ये सफ़र बहुत ही प्यारा है। हर सुबह की भाग दौड़, बच्चों की वो प्यारी सी मुस्कान, हर सुबह की भाग दौड़, बच्चों की वो प्यारी सी मुस्कान, हर लेसन में छुपा प्यार और सिखाने का अरमान। कभी प्लानिंग, कभी कन्फ्यूज़न, और फिर भी साथ नहीं पाया, हर पल हमने टीम वर्क का रंग जमाया। उपासना मैम का वो कैरिंग नेचर, हर बात में अपनापन और सॉफ्ट गेस्चर। सतीश सर जिन्होंने मुझे अपनी बेटी जितना ख्याल रखा, और गिरीश सर जिन्होंने जीवन की अच्छी अच्छी बातें सिखाई, और नैना मैम हमारी क्रिएटिविटी की जान।
हर सुबह कहती चलो टीचर्स करते हैं आज कुछ नया आज। फिर आती है वो मज़ेदार घड़ी, फिर आती है वो मज़ेदार घड़ी जब स्टाफ रूम में लंच की खुशबू और कभी पानी पूरी के साथ की गॉसिप। किसी ने कहा थोड़ा और लो तो किसी ने कहा बस टेस्ट करो, और हंसी में दिन कब निकल गया पता ही ना चला। और सबसे मज़ेदार भरत भैया के साथ हर सुबह की नोक-झोंक जैसे स्कूल में हो मेरे नए भाई। आप सबके साथ बिताया हर पल अनमोल है। आज मैं जा रही हूँ पर दिल यहीं रह जाएगा। हर खुशी, हर हंसी, हर प्यार भरा पल मुझे हमेशा याद आएगा। ये एंजल्स परिवार मेरा घर। आप सब मेरे लिए सिर्फ सहकर्मी नहीं बल्कि एंजल्स परिवार मेरी मुस्कान हो, मेरी पहचान हो। धन्यवाद उन सब यादों के लिए जो हमेशा साथ रहेगी। पर हाँ, आखिर में मुझे एक वादा ज़रूर देना, मेरे बच्चों को मुझसे भी बढ़कर प्यार देना। આજે આપણે ઇમોશનલ નહોતું થવાનું, પણ પ્રિન્સી આવીને આપણને ઇમોશનલ કરી દીધા. પ્રિન્સીની જો આ સ્કૂલમાં જર્નીની શરૂઆત કરું તો જ્યારે કોઈ પણ ટીચર ઇન્ટરવ્યૂ માટે આવે છે, હું મારું જે શેરિંગ છે એ કરીશ પ્રિન્સી માટે, કે જ્યારે એ અહીંયા ઇન્ટરવ્યૂ આપવા આવી હતી ને, તો જ્યારે પણ કોઈ નવું શિક્ષક આવે છે તો આપણે એના પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સીસ વિશે થોડી વાત કરીએ છીએ. ત્યારે એને તો મેં નહોતું પૂછ્યું, પણ એક બે રેફરન્સીસ આપણે માંગીએ દરેક ટીચરના, જે પ્રોસેસ છે. અને માંગ્યા પછી આગળની સ્કૂલમાંથી મને એવું જાણવા મળ્યું હતું કે આનું કામ કંઈ સારું નથી, બરાબર. છતાં મને એવો એક સ્પાર્ક એનામાં દેખાતો હતો કે ના, આ દીકરી કંઈક તો એવું એનામાં સ્પેશિયલ છે, અને જે જવાબદારી આપણે આપશું એના પાછળ થોડુંક આપણે એને સપોર્ટ કરશું ને તો એ બહુ સારી રીતે નિભાવી શકશે. અને એ કેસમાં નૈના મેડમ, જ્યારે નૈના સાથે મારી વાત થઈ ત્યારે મેં એ જ કહ્યું, મેં કીધું બહુ મોટો ક્લાસ હમણાં નહીં આપતા, ગ્રેજ્યુઅલી એને આપણે આગળ વધારશું. તો પહેલાં આપણે એમને પ્લે ગ્રુપ આપ્યું. તો આજની તારીખમાં બી 4 વર્ષ થઈ ગયા છે, એને પોતાનો ક્લાસ નથી બદલવો. કારણ કે એને જે બાળકોને એક શિક્ષક તરીકે જ નહીં, એક મા તરીકે પણ પ્રેમ આપ્યો છે, એક મોટી બહેન તરીકે પ્રેમ આપ્યો છે, અને બાળકો સાથે ખૂબ સરસ એને પોતાને જે દિવસે ખાલી પ્લે ગ્રુપને રજા હોય ને તો એ કહે કે મેડમ મારા છોકરાઓ વગર મને નથી ફાવતું. એ જ્યારે ફિલિંગ્સ હોય ને ત્યારે જ આટલું સારું પીરસી શકે. અને જેમ નૈનાબેનને દુઃખ છે એવું મને પણ એટલું જ દુઃખ છે, કારણ કે આજે એવું ફેમિલી મેમ્બર, નો ડાઉટ અમે આનંદ બી છે કે પોતાના ભવિષ્યમાં એક નવું ચેપ્ટર શરૂ કરવા જાય છે. પણ એટલું કહી શકીશ કે અહીંયા પ્રિન્સી દરેક ડગલે પગલે યાદ આવશે. અને હું એવું ઈચ્છું છું કે પ્રિન્સી કોઈ એવા ટીચરને બી તૈયાર કરીને જાય કે જે પ્રિન્સીનું નામ રાખે. છે કોઈ એવું પ્રિન્સી? અને બીજી એક વાત કે નૈના મેડમ જે અત્યારે સ્ટાફ સાથે જે રીતનું સ્ટાફની સાથે કામ કરે છે ને, સાચું ઇટ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ટુ ઓલ ઓફ અસ. જેમ કે વર્ષાબેનને મેં આજ પહેલી વાર જ સાંભળ્યા, એમણે કહ્યું એમ એઝ અ પેરેન્ટ હું એમની જોડે 12-13 વર્ષથી જોડાયેલી છું. શિક્ષક તરીકે 4 વર્ષ પહેલાં આવ્યા હતા. અને સાચું કહું તો મેં એમને એક જ વસ્તુ કહી હતી કે તમે તમારું ઇંગ્લિશ સુધારો, કારણ કે એઝ અ પેરેન્ટ જ્યારે આપણે ઘરે બાળકોને જ ભણાવતા હોઈએ ને તો એટલું કમાન્ડ ના હોય લેંગ્વેજ પર, પણ સ્કૂલમાં આવ્યા પછી, ભૂલકામાં જોઈન થયા પછી એમનામાં જે પણ એ સુષુપ્ત શક્તિઓ હતી એ બધી બહાર નીકળતા અમે જોઈ છે. અને એટલું જ ડેડિકેશન આજે દરેક શિક્ષક જે ભૂલકામાં કામ કરી રહ્યા છે, એ એટલી નાની સરખું પણ બાળકનો લોસ થતો હોય ને તો એ એના માટે તૈયાર નથી. પોતે જો અડધો કલાક, 1 કલાક, 2 કલાક વધારે રોકાવું પડે ને એના માટે તૈયાર છે, પણ સ્કૂલમાં બાળકનું બિલકુલ લોસ થવા નથી દેતા. અને એના કારણે જ આજે આપણે કદાચ અહીંયાથી એવી સિચ્યુએશન છે, જો સ્કૂલ તો એક જ છે, ભૂલકા એક આપણું પાર્ટ છે, સિસ્ટર સ્કૂલ છે વી કેન સે. આ વર્ષનો મારો અનુભવ કહું તો 3 શિક્ષક એવા હતા, જેમ કે 3rd સ્ટાન્ડર્ડ ત્યાં લઈ ગયા ને તો મેં 3 શિક્ષકના સબ્જેક્ટ વાઇઝ એક સિલેક્શન કર્યું હતું. આજે બધાની સામે જાહેર એટલે કરું છું
કે ઘણી વખત આપણે જેવું વિચારતા હોઈએ ને એવું હોતું નથી. એના માટે આ કહું છું. તો 3 ટીચર્સનું સિલેક્શન કર્યું હતું ને એમને મેં ભૂલકામાં કીધું હતું કે 3rd સ્ટાન્ડર્ડ ત્યાં છે ને તો તમને ત્યાં શિફ્ટ કરીએ. પણ એ કેસમાં બેની તૈયારી હતી. એકને એમ હતું કે ભાઈ મારું તો આમાં ડિગ્રેડેશન થઈ જશે મેડમ. જો હું તમને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં એટલે આ બધી વસ્તુ કહું છું. અને આજે પરિસ્થિતિઓ એવી છે કે જે પણ નવું જોઈન થવા માટે આવે છે ને અહીંયા એમ જ કે મેડમ ભૂલકામાં જોબ કરવી છે. તો નૈના મેડમ, બિગ થેન્ક્સ ટુ યુ ફોર ક્રિએટિંગ સચ એન અમેઝિંગ એટમોસ્ફિયર ઓવર ધેર. અને દીકરીઓ જ્યારે જોઈન થાય છે ને તો ત્યારે આ પરિસ્થિતિ આવશે એવી મને ખબર જ હોય છે. 2 વર્ષ, 4 વર્ષ, 5 વર્ષ પછી જવાની જ હોય છે, રાઈટ. પણ જે આપણા બાળકોને એ જે 2-4 વર્ષ જે લાભ મળી જાય છે ને એના પડઘા વર્ષો સુધી પડે છે, રાઈટ. તો આ શેરિંગ એટલા માટે કરું છું કે કોઈ પણ ક્લાસ, કોઈ પણ સબ્જેક્ટ નાનું મોટું હોતું નથી. જે કામ તમને તમારી યોગ્યતા પ્રમાણે, કદાચ હું જજ રોંગ બી કરી શકું એવું જરૂરી નથી, પણ ઘણીવાર મને જે ફીલ થતું હોય ને એ હું તમારી સાથે શેર કરતી હોય ને તો કે થોડું ધ્યાન આપીને એને જો ફોલો કરો ને તો કદાચ તમારી લાઈફ પણ હજી બેટર થાય. અને એવું આપણે જોયું છે. સો થેન્ક યુ સો મચ પ્રિન્સી વન અગેન ટુ બી હિયર. વર્ષાબેન, આજે વર્ષાબેને કીધું એવી રીતે સ્ટેજ પર પહેલી વાર જ સાંભળ્યા, પણ ખૂબ સરસ 2 વાક્ય પર તમારું જે ધ્યાન ગયું જે આપણે જેવી સાથે રિલેટેડ છે. તો આશા રાખું છું કે દરેક ટીચર દરેક સેશનમાં એક એવું વાક્ય એમના જીવનમાં ઉતરે તો બી બહુ મોટું અચીવમેન્ટ છે. થેન્ક યુ સો મચ. वैसे तो हम जीवन विद्या की बहुत सारी बातें यहाँ पर हमें गिरीश भैया है, सतीश भैया है और जैसे कि सुरेश काका भी आते हैं, तो ये सब हमें बताते ही है. परंतु जो हमें इससे बताना चाहते हैं और जिनसे ये ज्ञान प्रकट हुआ है, बाबा नागराज बाबा जी, तो उनके बारे में शायद ही आप सबको पता ही होगा कि उनका जीवन कैसा रहा है और उनसे यह ज्ञान कैसे प्रकट हुआ. तो आप, क्योंकि जब हम यहाँ कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, मानव व्यवहार है या तो कोई भी पुस्तक, 10 पुस्तक है इसके मध्यस्थ दर्शन के, तो इसके 10 पुस्तक को अगर हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, या तो जीवन विद्या का जो परिचय शिविर भी हम उसमें भी भाग लेते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक जगह हमारे अंदर एक उत्सुकता जागृत होती है कि ये बाबा जी कौन है और कैसे रहे होंगे और इनसे यह ज्ञान कैसे प्रकट हुआ होगा. तो ये उत्सुकता मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे साल, और ये इसके लिए मैं ना दिव्य पथ की बुक का मैं हेल्प लूँगी और उसमें से मैं आपको ये दिव्य पथ मतलब कि बाबा जी के बारे में, उनकी जीवन के बारे में आपको कुछ बताऊँगी. तो इसके लिए मैं बुक का भी थोड़ा सहारा लूँगी और आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ दिव्य पथ, जिसमें बाबा जी के पूरे जीवन काल का एक संक्षिप्त वर्णन किया है. तो इसके लिए इसके जो लेखन करता है दिव्य पथ, इसके लेखन करता है सुरेंद्र पाल भैया. तो सुरेंद्र पाल भैया ने भी हमारे जैसे एक शिविर अटेंड की थी 2010 में. तो 2010 में उन्होंने ये शिविर में भाग लिया और उसमें है ना उनको उत्सुकता जागृत हुई कि ये कौन होगा जिसने हमें यह ज्ञान दिया है, वो कौन होगा और कैसा उसका व्यक्तित्व होगा. और यही उत्सुकता उनकी अध्ययन के दौरान बढ़ती गई. तब उन्हें और उत्सुकता बढ़ी और उन्हें ऐसे मन में विचार आते रहे कि बाबा जी, ये नागराज बाबा जी का शिक्षण कैसा रहा होगा, उनके जन्म के काल की परिस्थितियाँ कैसी होगी, उनको कौन सी घटना ने उनको इसके लिए प्रेरित किया होगा कि जिनसे यह अद्भुत रहस्यमय ज्ञान प्रकट हुआ होगा. तो यही उत्सुकता के साथ साथ एक बार सुरेंद्र पाल भैया को फरवरी के 2014 में अध्ययन के लिए अछोटी, रायपुर, छत्तीसगढ़ जाना हुआ तथा उसी दौरान वहाँ पर बाबा जी का भी आना तय हुआ. और तभी बाबा जी से बात कर उन्होंने
अपनी उत्सुकता के प्रश्न आप उत्तर पाने के लिए बाबा जी से बात की और बाबा जी ने उन्हें यह जिम्मेदारी भी दी और वहाँ अमरकंटक उनके घर उनके परिवार वालों के साथ और उनके माँ बाप जी बाबा जी के साथ रहकर उन्होंने यह दिव्य पथ लिखना प्रारंभ कर दिया। और दिव्य पथ में जो भी सूचनाएं और जो भी घटनाओं का वर्णन किया है वो अधिकतर बाबा जी ने खुद कहा है और उन्होंने इसका लेखन कार्य किया है। और इस पुस्तक के लेखन के दौरान उन्होंने उनको ऐसा भी ध्यान दिलाया कि इस पुस्तक को लिखते समय इसमें उनका कोई भी व्यक्तिगत महिमा मंडन ना किया जाए। और सही में इस पुस्तक में उनका कहीं पर भी ऐसे नहीं कि उन्होंने ये किया था वो किया था। जैसे एक स्टोरी होती है, एक बालक की स्टोरी है, फिर वो युवा होता है, वो किस तरह किशोर अवस्था में आता है, युवा होता है, इस तरह के सभी वर्णन किए हुए हैं, लेकिन कोई भी महिमा मंडन नागराज बाबा का कहीं पर भी किया नहीं है। और इस पुस्तक का प्रायोजन भी बाबा जी ने तय किया कि इस पुस्तक को पढ़ने वाले को अध्ययन में रुचि हो, सहअस्तित्ववाद अध्ययन में रुचि हो, इस पुस्तक का प्रायोजन निश्चित किया। तो चलिए आज मैं आपको इस पुस्तक में क्या लिखा है तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। तो कर्नाटक में स्थित हासल जिले के रामनाथपुर गांव में अग्रहार करके एक छोटा सा गांव था और वो भी 19वीं सदी के दूसरे दशक में, यानी कि 1920 के दौरान। तो 1920 के दौरान वहाँ पर अग्रहार में 101 परिवार रहते थे गांव में और उसमें से 30 वेद मूर्ति परिवार थे और शेष अन्य जाति के परिवार थे गिने चुने और 51 वेद मूर्ति थे। और वहाँ वेद मूर्ति कट्टरपंथी थे और वो छुआछूत में भी बहुत मानते थे। तो उनसे किसी भी अन्य जाति के किसी भी व्यक्ति ने अगर उन्हें छू लिया हो तो उन्हें तुरंत ही वहाँ से जो भी कर रहे हैं वो वहाँ काम छोड़ के पहले तो ठंडे पानी में डुबकियाँ लगा के स्नान करना होता था, फिर जनेऊ बदलनी होती थी और जनेऊ बदलने के बाद पंचनारियल बुजुर्गों को दान देकर फिर ही वह कुछ कार्य कर पाते थे। तो ऐसी छुआछूत वाले आस्था वाले परिवार में उनका जन्म हुआ था। ऐसे ही एक वेद मूर्ति युगल श्रीनिवास शर्मा एवं श्रीमती सुब्बम्मा के सुपुत्र श्री नरसिंह शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती वैकम्मा घोर वैदिक परंपरा में जी रहे थे। और वैकम्मा जिन्हें विद्वता वैकम्मा को और नरसिंह शर्मा को विद्वता विरासत में ही मिली थी, क्योंकि वह वैदिक परिवार से थे तो विद्वता विरासत में ही मिली थी। और वैकम्मा को श्रीमती वैकम्मा ज्योतिष विद्या और आयुर्वेद में उन्होंने महारत पाया था, जो उन्होंने अपने पिताजी से इसके महारत उनके पिताजी से उन्होंने इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने ईस्वी सन 1920 की जनवरी के 14 को शाम के 7 बजे अपनी 5वीं संतान के रूप में नागराज को जन्म दिया। जैसे जैसे नागराज ने होश संभालना शुरू किया तब उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बहन सीता लक्ष्मम्मा और सुब्बम्मा लक्ष्मम्मा जिनके विवाह हो गए थे और उनके बड़े भाई अनंत नारायण शर्मा वहाँ स्कूल जाते थे और बहन रुकमम्मा, तीसरी बहन रुकमम्मा जो उनसे शायद 2 साल बड़ी होगी और एक छोटे भाई थे वहाँ तब 1 साल के रहे होंगे। उन्होंने एक घटना का वर्णन किया है तो उस घटना में ऐसा था कि वे उनके मामा जी के साथ गांव में लगे मेले को देखने गए थे कंधों पे बैठ के। तभी उन्होंने देखा कि मेले में एक जादूगर करतब दिखा रहा था। तो वह करतब दिखा रहा था तो सभी देख रहे थे, वे भी देख रहे थे। उस करतब में जादूगर ने ऐसे किया कि उसने एक बाँस का टुकड़ा लिया, बाँस यानी जो हम बैम्बू बोलते हैं, बाँस का टुकड़ा लिया और वह बाँस के टुकड़े को ज़मीन में बिना गाड़े उस पर वह चढ़ गया और उसके बाद उसकी पत्नी भी उस पर चढ़ गई और उसके बच्चा भी चढ़ गया।
तो यहाँ करतब, यहाँ जैसे हम भी देखेंगे बिना ज़मीन में गाड़े तो कोई नहीं चढ़ पाता है, पर तब हमें यहाँ लगा कि हाँ ये तो जादूगर है और उसने कुछ करतब दिखा दिया। फिर उसने और एक करतब दिखाया कि एक कटोरे में उसने नीचे से उठा के कंकड़ पत्थर लिए और वह कंकड़ पत्थर उसमें डाल के उस पर एक रुमाल ढककर उसको डुगडुगियाँ बजाई और फिर रुमाल निकाल कर देखा तो वहाँ पत्थर सोने मोहर बन गई थी। और उस जादूगर ने फिर वह सोने मोहर सबको बांट दी, लोगों में बांट दी। और फिर वहाँ जादूगर तुरंत ही वही कटोरा लेकर भीख मांगने लगा। तब बालक नागराज का वहाँ पर ध्यान गया कि अगर इसके पास अगर ये सोना मोहर बना सकता है तो क्यों उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। और फिर उसने तभी मामा जी से बात की कि ये भीख क्यों मांग रहा है, पर तब मामा जी ने उसे हंसकर चुप कर दिया। फिर वह घर गए तो उसमें से एक सोना मोहर उस जादूगर ने मामा जी को भी दी थी। तो जो मामा जी ने उसे बालक नागराज को दी थी। तो जब बालक नागराज घर जाकर खाना खाकर वो पत्थर सोना मोहर अपने जेब से निकालता है तो वहाँ देखते हैं कि ये तो पत्थर है। तभी से उन्होंने चमत्कार को नमस्कार करना बेवकूफ़ी मान लिया। और बालक नागराज के जब बचपन से उन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं थी। उन्हें 1.5 एकड़ ज़मीन थी। 1.5 एकड़ ज़मीन में वहाँ पर पान, सुपारी, केले आदि का उत्पादन किया जाता था और गाय भी थी जिससे प्रतिदिन 40 किलो दूध आता था। और परिवार की आवश्यकता थी उससे अधिक, कहीं अधिक उनके घर में फल सब्जियां सब कुछ आता था। इसीलिए उनके घर में एक ऐसे प्रबंध किया था कि जो भी आवश्यकता से, परिवार की आवश्यकता से जो भी अधिक है उसे घर के बाहर एक बड़ा सा बर्तन रखा होता था, उसमें दूध और एक उसके पास ही फल और सब्जियां रखी जाती थी। और इतना ज़्यादा अधिक होने के बावजूद परिवार के कोई भी सदस्य इसे बेचने की, बाज़ार में जाकर बेचने का भी कोई सोचता नहीं था। और गांव में जिसी को भी ज़रूरत होती थी वो बिना बताए वह चीज़ को ले जाते थे और ऐसा प्रबंध किया था कि परिवार वालों को भी दिखे ना कि वो कौन ले जा रहा है, लेने वाला कौन है, वह परिवार को भी नहीं दिखता था। तो ऐसा प्रबंध किया था। तब बालक नागराज ने उनके माताजी से पूछा कि लोग हमें मांगकर ये सब क्यों नहीं ले जाते। तब उनकी माताजी ने उन्हें कहा कि मांगने से सामने वालों को दरिद्रता का एहसास होता है और मांगना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हमें भी मांगना तो अच्छा ही नहीं लगता, तो मांगने से किसी को अच्छा नहीं लगता और दरिद्रता का एहसास होता है, इसीलिए हम बाहर रख देते हैं। और तभी उनके मन में विचार आया कि परिवार वाले कैसे दूसरे के बारे में भी सोचते हैं। उनकी माताजी हर रोज़ सुबह उठती थी और सुबह उठकर वह रंगोली बनाती थी जिसमें रोज़ का पंचांग बनाती थी और पंचांग देखने लोग आते थे और खुश होते थे। फिर वह गाय के दूध को जमाना, मथना, यह सब करती थी, अनाज कूटना, पीसना। और आयुर्वेद से उन्होंने आयुर्वेद में महारत प्राप्त किया था, तो वह औषधियाँ भी जंगल में जाकर औषधियाँ युक्त पत्ते और वो भी लाते थे, यह सब कार्य करती रहती थी। और पिताजी भी सुबह उठकर 4 बजे उठकर स्नान करके पूजा पाठ करते थे, वेद पठन करते थे, फिर वापस 9 बजे खेत जाते थे, परिश्रम करते थे और फिर वापस आकर नहाकर वापस पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करने के बाद भोग लगाते थे और उसके बाद वह खाना खाकर विश्राम करके वापस खेत में जाकर परिश्रम करते थे और वापस आकर यही क्रम दोहराया जाता था।
मैंने जैसे कि बोला कि यहाँ एक वेदमूर्ति परिवार में थे, वेदमूर्ति परिवार यानी कि ब्राह्मण परिवार से, तो यहाँ हमेशा कोई भी उनका वो है ना भगवान के मतलब देवी देवताओं की पूजा में ज़्यादा मानते हैं। और जब भी वहाँ देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वो पहले स्नान करके ही उनकी पूजा करते। तो दिन में ऐसे उनके पिताजी दिन में 3 बार स्नान करते थे और जितनी बार वहाँ पूजा करते थे उससे पहले उन्हें स्नान करना पड़ता था। और रात को भी वह हवन करते थे और फिर खाना खाकर वो सो जाते थे। इसके अलावा उनके माता पिता बहुत सेवा में भी वहाँ मानते थे। तो ऐसे तो उनका घर गांव में सही जगह स्थित होने उनके गांव में ही उनके जो सारे संबंधी थे, रिश्तेदार थे, वो वहीं गांव में ही रहते थे। परंतु उनका घर ऐसी जगह स्थित था कि वो आवागमन से इस तरह स्थित था कि जो भी यात्री वो आते थे उनका वहाँ पर रुकना होता था। और उनके लिए उनकी माताजी खाना बनाती थी और जो यात्री रुकते थे उनके लिए नहाने का और सोने का प्रबंध भी वहाँ करते थे। तो इस तरह बालक नागराज ने रात के 12 बजे भी मेहमानों का स्वागत किया है। उनके नहाने धोने का, खाने पीने का प्रबंध करते हुए अपने माता पिता को देखा था। और यहाँ सेवा करने में वहाँ भी अपना यथाशक्ति योगदान देते थे। तो इस तरह वहाँ भी एक सेवा वाले माहौल में बड़े होते गए और उन्हें भी यहाँ लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। इस तरह घोर विद्वता, घोर श्रम एवं घोर सेवा के वातावरण में बालक नागराज के जीवन की शुरुआत हुई। आज तो ऐसी स्थिति है कि आज तो जैसे ही शादी होती है वैसे ही हर दंपति को ऐसी चिंता होती कि मेरा बालक क्या करेगा, बड़ा होके क्या करेगा, मेरे बालक कैसे अपना भरण पोषण करेगा, इस तरह के उसकी शिक्षा कैसी होगी, इस तरह का सभी को एक चिंता लगी रहती थी। परंतु उस समय ऐसी चिंता शायद ही कोई दंपति ऐसे करता होगा, अपने बालक के लिए कोई करता होगा। तो बालक नागराज के माता पिता नागराज के माता पिता व परिवार के अन्य लोग भी परिश्रम से परिवार की आवश्यकताएं की वस्तुएं पैदा कर लेते थे तथा मज़े से जीवन यापन करते थे। साथ ही साथ यह भी आशा रखते थे कि उनके बच्चे भी श्रम पूर्वक अपना भरण पोषण कर सके। और नौकरी को तो उन्होंने महापाप मान लिया था, नौकरी तो वो मानते ही नहीं थे। परंतु उन्हें एक आशा लगी रहती थी कि हमारे बच्चे वेदों में आगे बढ़े, तो इसीलिए उन्हें शिक्षण की आवश्यकता महसूस होती थी। और जब बालक नागराज 5 वर्ष के हुए तब परिवार के सभी और एक वेद मूर्ति गढ़ने के लिए उत्सुक हो गए और बालक नागराज को स्कूल जाना पसंद नहीं था, वो उसके लिए रेडी नहीं थे। परंतु घर वालों ने, पिताजी ने तथा परिवार के अन्य लोगों ने उसे हाथ पैर का प्रयोग करके स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। जैसे वह स्कूल में गए वैसे उन्होंने उंगली से कन्नड़ सीखना प्रारंभ कर दिया। और वैसे तो घर में उनकी सांकेती बोली जाती थी भाषा, वह कन्नड़ और तमिल का मिश्र स्वरूप है, वह बोली जाती थी। परंतु स्कूल में वह कन्नड़ सीखते थे और स्कूल में दिए जाने वाली अधिकतर जानकारियाँ उन्हें कुछ भी काम की नहीं लगती थी। हाँ, परंतु एक बात उन्हें अच्छी लगती थी, जो भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उन्हें स्कूल से दी जाती थी उन्हें उनमें मज़ा आता था। और बालक नागराज को अपनी माँ के साथ आयुर्वेद व ज्योतिष की विद्या प्राप्त करने में बहुत ही मज़ा आता था। वह गिल्ली डंडा खेलते थे, फिर तालाब में तैरने भी जाते थे और वह लकड़ियों को तराश के व्यक्ति के चित्र भी बनाते थे। उन्हें एक कार्य ज़्यादा पसंद था कि उनको गाय चराना बहुत पसंद था। और ऐसे तो हमने अधिकतर देखा है कि गायों को चराने वाला जो व्यक्ति होता है वो गायों के पीछे होता है, परंतु
बालक नागराज के पीछे गाय होती थी और जब भी वह बालक नागराज को विश्राम की आवश्यकता महसूस होती थी तो वह एक वृक्ष के नीचे सो जाते थे। तब गाय भी उनके आसपास सो जाती थी और वह बांसुरी भी बजाते थे। आप सब मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हो? बालक नागराज का ध्यान एक बात पर गया कि उनकी उम्र छोटी होने के बावजूद भी गांव वाले उन्हें, गांव के अन्य जाति के लोग उन्हें सम्मान देते थे और प्रणाम करते थे, पूजा भी करते थे और कई कई तो उनको दंडवत प्रणाम भी करते थे। तो यह देखकर बालक नागराज को विचार आता था कि मैंने तो ऐसा क्या कर दिया है कि मुझे यहाँ इतना मान देते, मेरी पूजा करते हैं। तब यह प्रश्न उन्होंने अपनी माताजी को बताया, अपने माताजी के सामने रखा। तब माताजी ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। जैसे जैसे बड़े होने लगे वह बड़े भाई के साथ मिलकर दूध दोहना शुरू कर दिया। माताजी के साथ जंगल में जाते थे और औषधियों वनस्पतियों की जानकारी प्राप्त करते थे। एक दिन बालक नागराज अपने छोटे बहनों यानी कि रुकमम्मा के पति जो तब 20 साल के हो गए और रुकमान्ना 8-9 वर्ष की रही होगी, उनके साथ नर्मदा नदी के किनारे कावेरी नदी के किनारे घूमने गए और घूमते घूमते बहनों को वहाँ पर साधना का मन हुआ। तो वह वहीं पर कावेरी नदी के तट पर ही साधना के लिए बैठ गए। तो वहाँ दूर जाकर बैठकर उन्हें देखने लगे। तब अचानक से एक प्रबल चक्रवात आया और उस दिन सूर्य ग्रहण का दिन था। तो एक प्रबल चक्रवात आया और जिस प्रबल चक्रवात में उनके बहनों ने एक फंसे लट्टू की तरह ऊपर उछालकर, ऊपर गोल गोल घुमाकर नीचे पटक दिया और वहीं के वहीं उनके बहनों की वहाँ पर मृत्यु हो गई। तब उनके उसी क्षण उनके मन में एक जो विवाह के दौरान बोले गए आशीर्वाद और आशीर्वचन याद आने लगे कि बहनोई बड़ा ही अच्छा है, वह बड़ी लंबी उम्र तक जिएगा, बहन बहुत खुश रहेगी। यह सब उन्हें याद आने लगा। तब उन्हें ऐसे लगा कि तभी से उन्हें ज्योतिष विद्या से उनकी आस्था दूर हो गई थी। कुछ दिनों के बाद बालक नागराज का उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार आप सभी को पता ही होगा कि उसमें ब्राह्मण जनोई पहनाते हैं और उसको उपनयन बोलते हैं। तो उपनयन संस्कार उनका भी हुआ और उसमें उनको उपदेश दिया गया कि उन्हें कब छूना है, किसको नहीं छूना है, ये सारे उपदेश दिए गए। उसके फलस्वरूप एक दिन उनके मित्र दासप्पा के साथ, जो मछुआरा जाति का था, उसके साथ वह खेल रहे थे। तब खेलते खेलते दासप्पा का हाथ बालक नागराज को लग गया और बालक नागराज ने द्वेष से उसको हाथ से धक्का दे दिया और वह गिर गया और उसके अधिक बेहोश भी हो गया और उसको अधिक चोट आई। तब बालक नागराज को अच्छा नहीं लगा और उनको ऐसे लगा कि मैंने मेरे ही मित्र को इस तरह से देखा और उसको इस तरह से धक्का दे दिया, जबकि सिर्फ हाथ ही लग गया था, परंतु मैंने इस छुआछूत में आकर उसको धक्का दे दिया। तो तभी उनके उस दिन सिर्फ 20 ही दिन हुए थे और 20 दिन के बाद उन्होंने वह जनोई उसको निकालकर फेंक दिया। उसके बाद उनके मन में कभी भी छुआछूत वाला भाव कभी भी नहीं आया। माताजी व पिताजी से पूछने पर पता चला कि उनके परिवार में कई पीढ़ियों से लोग सन्यासी होते आ रहे हैं और कई तो गड्ढा खोद के उसमें बैठ के अपने पर ही मिट्टी डाल के समाधि ले लेते थे, तो मिट्टी और शरीर त्याग कर देते। इन बातों से परिवार को सम्मान मिलता था, तो जो नागराज बाबा को भी मिलता था। प्रश्न यहाँ उभर कर आता था, इस तरह समाधि लेने से उनके पूर्वज क्या देकर गए, परंपरा के लिए या लोगों के लिए उन्होंने क्या दे दिया। तो यह प्रश्न उनको आता था और यह प्रश्न उन्होंने अपनी माँ के सामने भी रखा।
परंतु कोई उत्तर नहीं आया। इन सब विचारों के चलते चलते बालक नागराज ने जैसे तैसे शिक्षा पूरी कर दी और वहाँ उन्होंने कन्नड़ लिखना बोलना सीख दिया था। फिर उन्होंने गणित में जोड़ना घटाना भिन्न करना भी सीख लिया था और वह उन्होंने तभी से उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। और घर में तो वैसे वेद मूर्ति थे ही, परंतु उनके घर में वेद मूर्ति होने के बावजूद भी घर का कोई बालक घर के ही वेद मूर्ति से वेदों की शिक्षा लेता नहीं था। और घर पे उन्होंने संस्कृत और हिंदी को बोलना लिखना और पढ़ना प्रारंभ कर दिया, साथ साथ अंग्रेजी बोलना भी प्रारंभ कर दिया। अब किशोर नागराज की आयु लगभग 11 वर्ष की थी। उनकी माताजी से वह बालक ज्योतिष की शिक्षा मिली। एक दिन उन्होंने उनकी माताजी ने उन्हें श्री विद्या की दीक्षा दी, श्री विद्या की दीक्षा दी, जिसमें आगम तंत्र तथा आगम तंत्र की उपासना के तीन प्रकार से की जा सकती है। एक तो विष्णु आगम तंत्र, शिव आगम तंत्र और शक्ति आगम तंत्र। तो शक्ति आगम तंत्र में शक्ति के 3 स्वरूपों की पूजा की जाती है। एक तो बाला, सुंदरी और राजराजेश्वरी, जिससे राजेश्वरी बाह्य न्यास तथा अंतर न्यास विधि से शरीर के अंगों में देवताओं का वास किया जाता है और पूजा की जाती है। इसके जागरण से इससे 3 शक्तियों का जागरण होता है। एक तो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। इन 3 शक्तियों का जागरण होता है। इसमें बालक नागराज श्री विद्या उपासना में 2 से 4 घंटे प्रतिदिन बिताते थे और उसके साथ साथ ही वह सेवा में भी उनका योगदान देते थे और वेदों का अध्ययन भी करते थे। गाय चराना, बड़े भैया को मदद करना, यह सब भी काम उनका जारी रहा। जब बालक नागराज 12-14 वर्ष के हुए तब उनमें संगीत के प्रति रुचि पैदा हुई और उन्होंने वीणा बजाना सीखना प्रारंभ कर दिया। उसके साथ साथ ही उन्होंने स्वयं श्रुत विधि से लुहार, बढ़ई और कुम्हार तथा कपड़े बुनना भी सीखना प्रारंभ कर दिया। हम ऐसे देखो ये सब स्वयं श्रुत विधि से वहाँ करते थे। मैंने जैसे कि बोला कि 12-14 वर्ष की उम्र में, तो 12-14 वर्ष की उम्र में आज क्या हमारे बच्चे इतनी सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं? अगर होते भी है तो हम बोलते हैं उस पर बहुत सारा लोड है। तो यहाँ इन्होंने यह सब सीख लिया था, लोहार का काम, बढ़ई का, कुम्हार का काम तथा कपड़े बुनना का भी काम उन्होंने सीखना प्रारंभ कर दिया था। इस सब के साथ वेद और उपनिषदों का पठन पाठन व श्रवण भी चलता रहता था। गांव में परंपरा थी कि जब भी कोई बालक युवा हो जाता था और उसकी घोषणा करता था तो गांव के बाहर एक मंदिर था, जिसमें गांव के बाहर के मंदिर से एक पत्थर उठाना होता था। उसके बाद ही वह किसी को बचाने या जलते हुए को, डूबते हुए को या तो जलते हुए को बचाने के योग्य माना जाता था, जो अधिकतर लोग 18 वर्ष की आयु के बाद करते थे। परंतु बालक नागराज ने वह पत्थर 16 साल की आयु में ही उठाकर अपने आप को युवा घोषित कर दिया था। इससे उनके पिताजी अधिक तो खुश नहीं थे, क्योंकि वह उनके सेवा से तो खुश रहते थे, परंतु उनके क्रियाकलाप और विचारों से हमेशा नाखुश रहते थे, क्योंकि वो प्रश्न करते थे और जैसे कि उनको चमत्कार में विश्वास नहीं था, फिर छुआछूत में भी वह मानते नहीं थे, फिर वह समाधि में भी मानते नहीं थे। तो इस तरह वह उनके ये क्रियाकलाप और व्यवहार से खुश नहीं थे, परंतु उनकी माताजी इससे अधिक खुश थी कि सेवा से भी खुश थी और उनके व्यवहार से भी खुश रहती थी। तब पिताजी ने अनेक कोणों से उनका जायजा लिया और फिर देखा कि इसे पढ़ाई में भी अधिक रुचि नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। उन्होंने सीखना भी घर पर ही वह सीखते रहे, पर स्कूल जाना बंद कर दिया था। फिर वेदों में भी उनका अधिक रस नहीं लगता था और जो भी वेद वाक्य होते थे उनको भी उसमें विश्वास नहीं बैठता था। तो इस तरह उन्हें उनके सुधार हेतु उनके गुरुजी जो श्रृंगेरी में रह रहे थे,
शंकराचार्य चंद्रशेखर भारती उन्हें मिलाने का उन्होंने निर्णय लिया और वहाँ उनको मिलाने वहाँ लेकर गए। जब मिलाने ले गए तब उन्होंने बालक नागराज को उनके चरणों में पटक दिया। तब उनको बहुत ही रोना आया और वह रोते ही रहे। फिर जब घर आए और उनको अंदर से बहुत दुख हो गया कि मुझे ऐसा है, तब वह घर आए, घर आकर भी वो रोते हैं। उसकी वजह से उन्हें अंदर का बुखार हो गया और जो 42 दिन तक रहा। तब उनकी माता जी ने उनका उपचार किया और उनकी सेवा की। उससे उनको अभी उसके बाद उनको है ना वेद पाठ अच्छे से उनको वेद कंठस्थ होने लगे थे। श्लोकों के अर्थ वह अनुमान करने लगे थे और उनको समझ में भी आने लगे थे। परंतु जैसे जैसे वो समझने लगे और एक अड़चन हुई कि जैसे कि श्लोक समझने लगे तो ब्रह्म ही जगत है और ब्रह्म ही मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यानी कि ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति है और ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो इन दोनों में इन्हें परेशानी हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा थी, अंतर विरोध हो रहा था। और तभी उन्होंने अपने पिताजी से और माताजी से भी अपने परिवार वालों को भी इस प्रश्न को उन्होंने सामने रखा। तब सभी परिवारों वाले उसे मान नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें विश्वास था, परंतु बालक नागराज बहुत तर्क के साथ इसको समझते थे। तो उन्होंने इस प्रश्न को उठाया। इसी असमंजस की मानसिकता में उनकी दिनचर्या का समय बीत रहा था। तभी बालक नागराज की शादी की उम्र हो गई थी और उनके लिए एक रिश्ता आया था। उनके लिए एक सुश्री नागरत्ना का रिश्ता आया था। परंतु तब उनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि उनको यही सब विचार आते रहते थे और उनको प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे थे। इसी वजह से वह शादी करने के लिए अभी उनकी मनस्थिति बनी नहीं थी, तो उन्होंने शादी के लिए विरोध किया। और जब परिवार का दबाव आया तब परिवार के दबाव के कारण वह गुरुजी से मिलने चले गए और गुरुजी से कहा कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे शादी नहीं करनी है, आप मेरी शादी रुकवा दीजिए। तब गुरुजी ने कहा कि हाँ, मैं आपकी शादी 1 साल तक रुकवा सकता हूँ, आप काशी जाकर ज्ञान प्राप्त करो। तब काशी से ही उन्होंने घर वालों को एक पत्र लिखकर अपने गुरुजी की आज्ञा का वर्णन करते हुए एक पत्र लिख दिया और वहीं से वह 20 वर्ष की आयु में काशी चले गए। काशी के शेमेश्वर घाट के केदार गली में वह रहने लगे, जहाँ पर अनेक अन्न क्षेत्र थे और वहाँ पर अनेक साधु संत आते थे जो वहीं पर 3 समय का भोजन करते थे और अस्तित्व के मर्म को समझने लग जाते थे। अपने अपने ढंग से वहाँ साधना करते थे। परंतु बालक नागराज को वहाँ पर अन्न क्षेत्र में भोजन करना पसंद नहीं हुआ, तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि वह परिश्रम पूर्वक उत्पादन करके अपना भरण पोषण करेंगे। तो उन्होंने सिलाई का काम करना प्रारंभ कर दिया। सिलाई का काम प्रारंभ किया तो उन्हें प्रतिदिन 4 से 6 रुपये मिलते थे और 4 से 6 रुपये में से वह हर रोज़ 1 रुपये का भोजन करते थे और बाकी जो भी बचा रुपया होता था उसे वह अन्य लोगों में बांट देते थे। और इसी तरह वह हर रोज़ वह शून्य की स्थिति में आ जाते थे, न कोई धन इकट्ठा किया। वहीं जो भी वहाँ पर उन्होंने कमाया वहीं उसी दिन उससे खाना खाया और लोगों में बांट दिया। फिर दूसरे दिन वापस कमाया, खाना खाया, लोगों में बांट दिया। इस तरह वह ज़्यादातर समय शास्त्रों के पठन, भजन और उपासना में लगाते थे। श्लोकों के अर्थ जो विचारों में आते थे उसे वह साक्षात्कार मानने लगे थे। और एक दिन ऐसा भी उन्हें लगने लगा कि उन्हें शिवजी के दर्शन होने लगे हैं और यह शिवजी के दर्शन होने लगे, वह उनका भ्रम
उनकी 30 वर्ष की आयु के बाद साधना में यह उनका भ्रम दूर हुआ। अब इसके बाद 1 साल वहाँ पर उन्होंने बिताया, काशी में बिताया। उसके बाद वह अपने गांव अग्रहार लौट गए। जैसे ही वह अग्रहार लौट गए, वैसे उनके माता पिता तो जैसे उनकी शादी करवाने के लिए तैयार ही थे, तो वह राह देखकर बैठे थे और उन्होंने शादी करवा दी। युवा नागराज की माताजी और उनकी पत्नी की आपस में अच्छी बनती थी, तो अपनी माताजी की बात तथा पत्नी की सलाह मानकर जिंदगी जीना शुरू किया। पति पत्नी दोनों ही अपने माताजी, बड़े भैया व गुरुजी की आज्ञा का पालन करते थे। इससे उनमें आपस में कभी भी कोई मामले को लेकर वाद विवाद नहीं हुआ। इन दिनों की एक घटना है कि बाल विधवा बहन रुकमम्मा के ससुर वहाँ अग्रहार आए हुए थे, तो तब उनसे कोई चर्चा में उन्होंने अपने उत्तर के लिए युवा नागराज को एक कविता के रूप में उन्होंने पत्र लिखकर उसका उत्तर लिखने के लिए कहा। तब उनकी बहनों ने आक्षेप लगाया कि उससे तो छाती फाड़ लोगे तो भी एक शब्द नहीं निकलेगा। इससे उनके आत्मविश्वास को बहुत ही ठेस पहुंची और वहाँ पंपावती के पास, हॉस्पेट के पास पंपावती में पत्थर की गुफा में एकांतवास करने चले गए। वहाँ पर बिना कुछ खाए पिए केवल नदी का पानी पीकर वहाँ पर छंदों के मर्म को और छंदबद्ध करना उन्होंने सीख लिया। उससे उन्हें कविता वहाँ रचने लगे, कविता गाने लगे और उसके पश्चात उन्होंने अग्रहार आकर अपनी बहन के ससुर को एक पत्र कविता की शैली में लिखा, जिसका उत्तर फिर उन्होंने कभी वापस नहीं दिया। इस तरह उनका लेखन का, कविता और लेखन का कार्य उनका 2 वर्ष तक चला रहा। पर उसके बाद 2 साल के बाद उन्हें कविता में भी उन्हें कोई सार्थकता नहीं दिखी और उन्होंने कविता को भी तिलांजलि दे दी। इस बीच उनके विवाह के लगभग 2 साल हो गए थे और उनकी पहली संतान हुई, जिसको उनके अपनी पत्नी के माता पिता की इच्छानुसार उनके ससुराल भेज दिया गया। अब इस अवधि में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थित विजयवाड़ा जाकर उन्होंने उत्पादन संबंधित कार्य व्यवहार संभाला और जिससे उन्होंने कुछ रुपए अर्जित किए। परंतु इस कार्य करते करते भी उनके मन में कहीं विचार आते थे कि ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति हुई है, तो यह सब मिथ्या कैसे है? ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण कैसे है? यदि सब कुछ ब्रह्म की ही लीला है तो मेरे होने या ना होने का क्या अर्थ है? इस तरह के अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वहाँ का सारा कार्य व्यवहार उन्होंने अपने मित्र को सौंप दिया और वह अग्रहार वापस आए और अपना पारिवारिक जीवन जीते हुए और अपनी शंकाओं का समाधान की प्राप्ति को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने हर संभव प्रयास में जुटने का निर्णय ले लिया। ब्रह्म, सत्य, जगत मिथ्या, बंधन, मोक्ष, समाधि, संन्यास इत्यादि बिंदुओं को लेकर उनके मन में अनेक प्रश्न उठते थे और इसकी शंका निवारण हेतु उन्होंने अपने बचपन में उठे प्रश्न से प्रारंभ किया। परिवार वालों से पूछा कि हमें परंपरा व पूर्वजों के कारण जो सम्मान मिलता है, जो वे सन्यासी हो गए और कुछ समाधि के लिए स्वयं ही गड्ढा खोदकर अपने ऊपर मिट्टी डालकर शरीर त्याग कर दिए, तो उन्होंने कर दिए। तो परिवार वालों ने उन्हें उत्तर दिया कि शास्त्रों में सन्यास के बारे में लिखा है कि इससे कल्याण होता है। तब बालक नागराज ने कहा कि कल्याण होता है तो इसका क्या प्रमाण है? तब उत्तर आया, परिवार वालों से उत्तर मिला कि तुम वेदों को ठीक से समझे ही नहीं हो और वेदों को ठीक से समझने के लिए क्या करना होगा? बालक नागराज ने प्रश्न पूछा। तब परिवार वालों ने बोला कि वेदों को समझने के लिए तुम्हें विधिवत उसका अध्ययन करना होगा। तब युवा नागराज ने अपने मन में निश्चय कर दिया कि मुझे वेदों के अध्ययन के लिए विधिवत गुरुजी के पास जाना ही होगा। इस तरह उन्होंने इसके लिए अपने मामा जी के पास जाने का, जिन्होंने अनेक विद्वानों को वेदों का अध्ययन करवाया था, उनके पास जाने का निर्णय लिया और वहीं जाके उन्होंने वेदों का अध्ययन प्राप्त। हाँ, तो 5 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पर अध्ययन कर दिया और अध्ययन किया। उसके बाद उनके मामा जी ने उन्हें कहा कि आपका अध्ययन हो गया है, अब आप अग्रहार लौट सकते हो।
अब उन्हें सारे श्लोक याद रह गए थे, कंठस्थ हो गए थे और उनको सुनने के लिए लोग उमड़ उमड़ कर आते भी थे, परंतु ऐसा नहीं कह सकते थे कि उनको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अंततः उन्होंने अपनी माता जी के साथ रहकर अपने मामा जी के साथ संवाद किया कि बंधन और मोक्ष क्या है। हम मायावश बंधन में रहते हैं और जब आत्मा ब्रह्म में विलय हो जाती है उसे मोक्ष कहते हैं। तो आत्मा कहाँ से आया? ब्रह्म स्वयं जीवों में, हृदय में आत्मा के रूप में निवास करता है। जब जीव समस्त प्रयास मुक्त होने के लिए अर्थात आवागमन से मुक्त होने के लिए करता है तथा उसके लिए आत्मा को ब्रह्म में विलय होना ही है, तब ब्रह्म को आत्मा के रूप में जीव के हृदय में बैठने की क्या आवश्यकता हुई? तो अब मामा जी तथा अन्य उपस्थित विद्वानों को इस प्रश्न के उत्तर मामा अपने भांजे को देने में परेशानी हो रही थी, और मामा जी को तो अधिक परेशानी हो रही थी क्योंकि उन्होंने उनको 5 वर्ष तक अध्ययन करवाया, फिर भी वह अपने भांजे की जिज्ञासाओं को वो तृप्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसे विद्वानों से वहाँ कई विद्वानों से चर्चा करने से तथा उनके किसी भी उत्तर से समाधान तो नहीं मिला और संतुष्टि भी नहीं मिली, परंतु एक सुझाव अवश्य आया कि इसको समझने के लिए तुमको स्वयं अनुभव करना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि अनुभव कैसे होता है? तो समाधि में अनुभव होता है। और किस बात का अनुभव होता है? तो ज्ञान का, ब्रह्म का और अज्ञात ज्ञान होता है। तो अन्य कई महापुरुषों ने से भी कुछ इसी तरह का सुझाव आया और कि समाधि में ही ज्ञान होता है। और सभी मुद्दों पर विचार करने पर युवा नागराज ने अपने अंतःकरण में समाधि के लिए आवश्यकता को महसूस किया और अपने मन को तैयार किया कि उन्हें यह शरीर यात्रा समाधि के लिए अर्पित करनी ही होगी। उन्हें स्वयं जीने के लिए उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर जानना अत्यंत आवश्यक प्रतीत हो रहा था। यथार्थ ज्ञान के प्रति तीव्र जिज्ञासा हो गई थी और स्वयं की जिज्ञासों की तृप्ति के लिए समाधि की तैयारी करने लगे। इस समय उनकी उम्र 27-28 वर्ष की रही होगी। अब उन्होंने पहले तो अपनी धर्मपत्नी के सामने समाधि के लिए प्रस्ताव रखा, क्योंकि समाधि करने जाता है कोई भी तो वहाँ पर उन्हें एकांतवास में रहना पड़ता है। एकांतवास में रहकर उन्हें जंगल में जो भी कंद मूल फल होते हैं वो खाने पड़ते हैं। जंगल में रहने से एक जंगली प्राणी आकर खा भी सकता है, इसका भी डर होता था। तो अब उन्होंने ऐसे अपने मन में ऐसे विचारा कि मैं अकेला ही जाऊंगा, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी से जैसे ही बात की, उनसे संवाद किया, तब पत्नी ने उनके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए वह भी उनके साथ ही आएगी और बच्चे भी उनके साथ जाएंगे और साधना के लिए जाएंगे, ऐसा तय हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी माता जी से भी आज्ञा ली। तब उनकी माता जी ने उन्हें बुरे बुरे आशीर्वाद दिए और कहा कि तुम जो भी स्व विवेक से निर्णय लोगे वो तुम्हारे लिए उससे अच्छा कोई निर्णय लेने वाला नहीं है और तुम्हारे जो भी प्रयास है वो हमेशा सफल रहेंगे और हमेशा मंगली रहेंगे। इस तरह का उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने अपने गुरुजी से भी आशीर्वाद लेने वह श्रृंगेरी पहुंच गए। तो श्रृंगेरी में उन्होंने देखा कि उनके गुरुजी ध्यान मग्न थे। तो वहाँ ध्यान मग्न थे, तो उन्होंने उनके लिए वहाँ उनके लिए रुके। पर वहाँ उस दिन भी उन्होंने अपने गुरुजी ने वहाँ पर ध्यानी मुद्रा में पाया। फिर वहाँ रात को वापस अपने विश्राम स्थल पहुँच गए। दूसरे दिन वापस गुरुजी के पास आए, तब भी उन्हें वहाँ ध्यान मुद्रा में ही पाया उन्होंने। और तीसरे दिन वापस वहाँ लौट के आए, तब उन्होंने देखा कि अभी गुरुजी ध्यान में से आ गए हैं। तो उन्होंने नेत्र खोल दिए। तब उन्होंने गुरुजी से भी आज्ञा ली। तब गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम सफल हो जाओगे। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी से भी आज्ञा ली। पिताजी ने कहा कि तुम्हारा जो भी जप तप यज्ञ और आध्यात्मक का जो भी काम है वह हमारी सेवा के बराबर ही है, तो तुम साधना के लिए जाओ जो हमारी सेवा के बराबर ही है। अब जैसे कि सभी के
सभी के आशीर्वाद से उन्हें अपनी योजना को प्रारंभ करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्हें प्रतीत हुआ कि मुझे अपने पत्नी और बच्चों के लिए वहाँ पर धन चाहिए, तो उन्होंने अपनी निजी संपत्ति को वहाँ बेच दिया और जिससे धन आया और जिसे धन आया उसे एक मित्र जिसे कोई संतान नहीं थी, उसने लौटाने का वायदा किया, धन को पैसे लौटाने का वायदा किया, पर वह वापस नहीं आया। युवा नागराज को चिंता होने लगी कि मुझे साधना करने जाना है और मेरा मित्र मुझे वापस पैसे नहीं लौटा रहा है, तो मैं साधना कैसे जाऊंगा, क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चों के लिए, उनके भरण पोषण के लिए उनको पैसे की आवश्यकता लगेगी। इसी विचारों में वह रहे। तभी उनकी पत्नी ने देखा कि वे बहुत ही चिंतित है और वह बार बार वहीं पैसों के लिए चिंता कर रहे। तब उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि तुम्हें साधना करनी है तो तुम पैसों की चिंता क्यों करनी है, साधना करने है तो चलो, हम और बच्चे आपके साथ हैं, आप साधना करना, हम भी जंगल में रहेंगे, आप भी जंगल में रहना, हम भी कंदमूल खा लेंगे, आप भी कंदमूल खा लेना। इस तरह उन्होंने कहा। तब उन्हें सबल मिला और वहाँ तैयारी में ही लगे थे, परंतु संयोगवश उनके माता का मृत्यु हो गया। उसके 1 महीने के बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया। इसके बाद उन्होंने मृत्यु के बाद की जो भी क्रियाएं होती वह 1 साल तक उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने मद्रास से विशाखापट्टनम, बिलासपुर रोड, पेड्रा रोड से अमरकंटक के लिए प्रस्थान कर दिया। और फिर इस शरीर यात्रा में अग्रहार उनका शायद ही एक से 2 बार ही आना हुआ होगा। जैसे कि भारतवर्ष में हम सभी जानते हैं कि हमें तीर्थ स्थानों पर हम जाते ही हैं और पुण्य कमाने जाते ही हैं, तो वैसे ही एक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकल पर्वत राशि में स्थित अमरकंटक केदारनाथ जैसा ही परंतु कुछ कम प्रचलित तीर्थ स्थान है। यहाँ से ही नर्मदा का उद्गम स्थान है। जैसे कि उत्तर भारत में जैसे गंगा नदी को जो सम्मान मिलता है और पूजा की जाती है, वैसे ही मध्य भारत में नर्मदा को वह सम्मान मिलता है। तो अमरकंटक नर्मदा के किनारे पर ही आया हुआ है। तो तब वहाँ 19वीं सदी के 5वें दशक में यानी कि 1949 में, तब वहाँ पर इतनी सड़कें भी नहीं थे, आधुनिक सुविधाएं भी नहीं थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को साथ लेकर पगडंडी से पैदल चलकर उन्होंने अमरकंटक पहुँचे। वहाँ आते ही उन्होंने देखा वहाँ अमरकंटक को एक निर्जल वन मानकर आए थे, परंतु उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो कई लोग रह रहे हैं। और तब उनके मन में यह विचार आया कि अगर यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो मैं यहाँ पर साधना कैसे करूँगा, यह मुझे साधना में बार बार विक्षेप डालेंगे। तो उन्हें बहुत परेशानी होने लगी और उन्होंने देखा कि वहाँ पर रहकर उन्होंने देखा कि अमरकंटक में उन्होंने वहाँ पर रहकर उनके लोगों के विचारों को और उनके रहन सहन पे ध्यान दिया। तो उनको पता चला कि वहाँ पर अधिक प्रौढ़ लोग वहाँ पर सवेरे नर्मदा तट पर स्नान करने के बाद खाना खाकर धूम्रपान करते थे, फिर बीड़ी पीते थे और तंबाकू का आदि का सेवन करते थे तथा ताश और चौपड़ भी खेलते थे। बंद करो। अच्छा, एक थोड़ा सा मुझे शेयर करना था। आज जो पति पत्नी के संबंध में था ना, उसके बारे में मुझे जो नागराज बाबा जी ने जो अपनी पत्नी के लिए कहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने एक वार्तालाप के बाद एक वर्णन किया है और उन्होंने स्मरण आया कि
उन्होंने अपने धर्मपत्नी के संबंध को पहचानते हुए, सम्मानजनक संबंध को पहचानते हुए महाराज नागराज ने अपने को अत्यधिक सौभाग्यशाली माना, अपनी पत्नी को एक वरदान के रूप में स्वीकार किया और वह देख पाए कि पिछले लगभग 8 वर्षों के विवाह के लेकर अमरकंटक आने तक वह अपनी पत्नी के अभिभावक रूप में प्रस्तुत हुए थे। अभिभावक यानी पेरेंट के रूप में प्रस्तुत होते थे। जैसे उनकी शादी के अमरकंटक आने तक वह अपनी पत्नी के अभिभावक थे, परंतु जैसे ही वह अमरकंटक आए उनकी पत्नी उनके अभिभावक के रूप में प्रस्तुत होने लगी थी और उन्होंने उनकी पत्नी को महात्मा कहकर उन्होंने संबोधन करना प्रारंभ कर दिया था। मैं है ना आपको मैं जितना समझ पाई वैसे मैं आपको बोल सकती थी, परंतु मुझे ऐसे लगा कि मैं जैसे बुक में जो जो वर्णन किया हुआ है उस तरह से जाऊंगी तो जैसे जैसे मैं ये बुक पढ़ती कि ना मुझे एक एक जो भी प्रसंग या जो भी कोई वर्णन किया है उसमें एक बार पढ़ा तो जितना ध्यान नहीं गया उतना दूसरी बार किया पढ़ा तो वापस ज़्यादा ध्यान गया, तीसरी बार से ज़्यादा ध्यान गया। तो मुझे लगा कि अगर मैं यही प्रस्तुति आपके सामने रखूँ तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आए और मेरा अर्थघटन ना हो जाए, इसीलिए मैंने हिंदी भाषा को भी प्राथमिकता दी है। यहाँ पर प्रस्तुति के लिए भी मैंने हिंदी भाषा को ही प्राथमिकता दी है। तो मैं अभी मेरी प्रस्तुति को मैं यहाँ पर ही पूर्ण करती हूँ।